Welcome back. God bless you. Please sit down. यथास्थान पर बैठकर शांति ग्रहण करें, शांति स्थापित करें। एक क्वेश्चन आया है 1781 में के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? अभी विद्रोह पर आने तो दो, विद्रोह पर आने दो। अभी एक क्वेश्चन था, स्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून क्यों कहा जाता है? शोषणकारी नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे तो क्या स्थिति होगी? सूर्यास्त ही करेगी, है ना? अच्छा, जमींदारी व्यवस्था के परिणाम जानने हों तो कौन कौन से? वेलकम बैक ऑनलाइन, वेलकम बैक, वेलकम बैक बेटा। अभी बस जस्ट शुरू किया है। यदि जमींदारी व्यवस्था के 2 परिणाम जानने हों आपको तो क्या हो गए? बिल्कुल, ब्रिटिश को एक नियमित आय मिल गई। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। ब्रिटिशों को एक निश्चित आय मिल गई और भारतीय, ध्यान से सुनो, भारतीयों का शोषण बढ़ गया। ब्रिटिशों को एक निश्चित आय भी मिल गई और एक निश्चित वर्ग भी मिल गया, जमींदारों के रूप में एक निश्चित वर्ग मिल गया। ब्रिटिशों को एक निश्चित वर्ग मिल गया। वर्ग मिला जो क्या करेगा? जो 1947 तक, जब तक देश आजाद हुआ, जो उनका साथ देगा, उन्हें सहयोग करेगा। दूसरा, भारतीयों का शोषण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भारतीयों का शोषण बढ़ा। सामाजिक विखंडन सामने आया। सामाजिक विखंडन का मतलब है कि समाज में लोगों, जमींदार जो है लोगों पर शोषण करता था, और सामाजिक व्यवस्था में भी यहां पर हम विक्षोभ देखने को हमें मिला। तो जमींदारी व्यवस्था के 2 परिणाम मुख्य रूप से हुए। ठीक है, अब यहां पर आगे की बात को समझते हैं। तो परिणाम में 2 पॉइंट लिखेंगे और फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था में आएंगे। जमींदारी व्यवस्था के परिणाम। ये बच्ची बोल रही है कि सर थोड़ा धीरे लिखवाया कीजिए। और बहुत छूट जाता है और हाथ भी फूल जाता है लिखते लिखते। आज हम आपको एक काम की बात बताएंगे इस लिखने वाले बात पे, है ना? ठीक है, पाए लागू गुरुजी। गॉड ब्लेस यू। एग्जाम था, उसमें इतिहास का प्रश्न कुछ अलग पूछे गए। सर कल जो बीपीएससी का शिक्षक का एग्जाम था
उसमें मैंने एग्जाम पेपर देखा था, एक तो इब्न बतूता के बारे में पूछा था, एक मैडम भिकाजी कामा के बारे में पूछा था, एक अंतरिम अंतरिम जो मंत्री परिषद थी उसमें पूछा गया था, एक जो अंतरिम परिषद थी उसमें लेबर या श्रम मंत्री कौन था, जगजीवन राम, ये पूछा गया था। और बाकी हमें याद नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन तो हमें याद है क्योंकि हमने सोल्व किए थे, है ना। तो हम पेपर लेके और डिस्कस कर देंगे तुम लोगों से, सारे क्वेश्चन तुम्हारी रीच में रहेंगे, इट्स माय गारंटी। ठीक है, अब आते हैं लिखने वाली बात पे। देखो बेटा, एक भी टॉपिक आज तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए आप लोगों को, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसको पहले बहुत अच्छे से समझाए ना हो। पहले अच्छे से समझाए है, फिर उसको लिखवाए है। अब लिखवाने के लिए हमने आपको सॉल्यूशन दिया था कि हम लेक्चर दे देते हैं और आपको सारे टॉपिक्स क्या कर देते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपलोड करवा देंगे। आप लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। उस दिन सारे बच्चों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। तो सही पढ़ने का जो वे होता है वो हम बता रहे हैं आपको। देखो, क्लास होगी मान लो 20, 22, 25 दिन की, मान लो 20-22 दिन की क्लास हुई। 20-22 दिन की क्लास के बाद क्या होगा, आप इसे रिवाइज करोगे। रिवाइज करते हुए आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए, मेरा मानना जो है, और भारत के विभिन्न भागों में पढ़ाकर जो मैंने सीखा है, तो आपको एक ऐसे नोट्स चाहिए जिसको आप जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लो और जहां से आपको अलग अलग किताबों में ना जाना पड़े। ठीक है, तो इसी बात को स्वीकार करते हुए हम आपको जो पॉइंट्स अच्छे से समझाते हैं, एक एक प्रणाली हमने अच्छे से समझाई थी कि नहीं, उसको फिर लिखवा देते हैं। तो ये तरीका सही माना जाता है। लेकिन यदि तुम कहोगे कि सर हमें लिखना नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, मतलब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस बात को अब देखो, वो काम नहीं होना चाहिए कि सर हम जो है, हम तो ये चाहते हैं कि लिखना भी ना पड़े और कॉपी भी भर जाए हमारी, है ना। और सर हम तो ये चाहते हैं कि लिखना भी ना पड़े और बढ़िया नोट्स भी बन जाए और चीजें समझ में भी आ जाए। तो दोनों चीजें कैसे होंगी ये बताओ? दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे? नहीं हो सकते बच्चों। तो इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो आप लोग, ठीक है। और हाँ, एक भी फालतू चीज हम आपको लिखवाते नहीं हैं आज तक। कभी लिखवाए फालतू चीज? जो भी लिखवाए है बिल्कुल एकदम, हाँ, भाषा शैली को अच्छा करके लिखवाते हैं, इसलिए क्योंकि पढ़ना भी तो आना चाहिए। यदि हम सिर्फ फैक्ट करके एक एक पॉइंट लिखवा देंगे तो ये तो लूसेंट बन जाएगी, जो तो आपके पास है ही। अरे है कि नहीं है? इसलिए हम भूमिका और ये सारी चीजें लिखवाते हुए चलते हैं। तुम्हें बात समझ में आई? हाँ, एक बच्चे का आया है, सर इतना ही स्पीड लिखवाइए, एग्जाम का प्रैक्टिस होगी। इससे इससे एक फायदा ये होगा कि एग्जाम की प्रैक्टिस तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। खैर, हम संतुलन स्थापित करके चलेंगे, ठीक है। और आपको मेरी हर प्रयास है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके परिणाम को एक बार लिख के फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था में चलते हैं। तालियां कम बजाया करो तुम लोग। अब तुम्हारे आगे फेंका जाएगा एक सेंटेंस, लिखो। परिणाम में 2 परिणाम लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जमींदारी व्यवस्था को या जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत, लिखो बेटा, परिणाम में लिखो, परिणाम में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत
ब्रिटिशों को जमींदारों के रूप में, ब्रिटिशों को जमींदारों के रूप में एक ऐसा वर्ग मिल गया था एक ऐसा वर्ग मिल गया था जो 1947 तक, जो 1947 तक उनके लिए काम करता रहा, जो 1947 तक उनके लिए कार्य करता रहा। नंबर 2, जमींदारों के द्वारा भारतीय आम लोगों का शोषण, जमींदारों के द्वारा भारतीय आम लोगों का शोषण बहुत बढ़ गया। आम लोगों का शोषण बहुत बढ़ गया। हेडिंग लगाओ, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, पहले भी समझा चुके हैं लेकिन एक बार फिर से समझा रहे हैं। किसने इंट्रोड्यूस की, किसने लागू की? और कैप्टन रीड ने। कब? 1826 में। क्या थी? यह एक औपनिवेशिक सरकार और रैयतों के बीच एक समझौता था। अच्छा, यहां पर देखिए जमींदार कौन थे? जमींदार वास्तव में बिचौलिया का काम कर रहे थे कि नहीं? लेकिन अब ब्रिटिशों ने अपनी नीति को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सीधा रैयत या किसानों से कर वसूला। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, जमींदारी व्यवस्था में कृषि को उपजाऊ बनाने और कृषि में अधिक फैसिलिटी देने का भी कोई प्रावधान नहीं था। कोई प्रावधान नहीं था। ऐसा कोई प्रावधान न होने का मतलब था कि समस्या और ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा, अब यहां इसे कहां कहां लागू किया गया? मद्रास, बंबई और आसाम में। और ये कितने प्रतिशत भारत पर लागू थी? 51%। वाह, याद ही हो गया। ठीक है, तो लिखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था। हेडिंग लगाइए। लगा लिया? लिखो बेटा, इसमें पहला पॉइंट लिखो। रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1826 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1826 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने लागू किया था या प्रारंभ किया था। कब? 1800, ब्रैकेट में लिखो 1826। लिख लिया? लिख लिया? लिखो। यह वास्तव में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, यह वास्तव में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार और आम जनता ब्रैकेट में रैयत
के बीच सीधा समझौता था, के बीच एक सीधा समझौता था, अर्थात ब्रिटिश अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात ब्रिटिश अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से किसानों से कर लेंगे, किसानों से कर लेंगे। यह व्यवस्था तमिलनाडु के जिले बारामहल, बारामहल से, बारामहल से प्रारंभ की गई थी। बारामहल से प्रारंभ की गई थी। लिखो प्रसार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र के सामने लिखो मद्रास, बंबई और असम। विस्तार क्षेत्र के सामने लिखो बंबई, मद्रास और असम। यह समकालीन भारत के, बंबई, मद्रास और असम, यह समकालीन भारत के 51% क्षेत्रफल पर समकालीन भारत के 51% क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। 51% क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। कौन सी फैली हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत किससे सीधे टैक्स वसूलेगा? लेकिन इसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी। कहते हैं टैक्स वसूला जा रहा था, और आपको पता है 33 से 55% तक का कर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप का 33 से 55% तक का कर ब्रिटिश सरकार ने वसूला इस व्यवस्था के अंतर्गत। सोचो, यानी जितना प्रोडक्शन आपको हो रहा है उसका 55% तक का टैक्स ब्रिटिश ने वसूल लिया। और कहते हैं ब्रिटिश अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। कहते हैं भ्रष्टाचार इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्परिणाम था। लिखिए, इस व्यवस्था में 33 से 55% तक, 33 से 55% तक तैंतीस से 55% तक कर वसूला गया। कर वसूला गया। लिखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के परिणाम, बस केवल परिणाम लिखो, परिणाम। परिणाम नंबर 1, चूंकि ब्रिटिश अधिकारी किसानों से, चूंकि ब्रिटिश अधिकारी किसानों से प्रत्यक्ष रूप से कर वसूल रहे थे, अतः उन्होंने
भ्रष्टाचार करना प्रारंभ कर दिया। भ्रष्टाचार करना प्रारंभ कर दिया। नंबर 2, कर के भारी बोझ से, कर के भारी बोझ से आम जनता का शोषण हुआ। कर के भारी बोझ से आम जनता का शोषण हुआ। शोषण होगा कि नहीं होगा? 3 पॉइंट बताओ। रैयतवाड़ी कहां से स्टार्ट हुई? बारामहल जिले से। किसने शुरू की? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड ने। कौन कौन सा क्षेत्र था इसका? मद्रास, बंबई। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? रैयत से सीधा टैक्स लेती थी। और अलग अलग आंकड़े किताब में दिए जा सकते हैं, लेकिन 33 से 55% तक कर वसूला जाता था। कोई दिक्कत है? हेडिंग लगाओ, महालवाड़ी व्यवस्था। तीसरा, महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था को (1833) में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में, इस व्यवस्था को 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में प्रारंभ किया गया था। इसका प्रत्यक्ष प्रारंभकर्ता मैकेंजी को माना जाता है। इसका प्रारंभकर्ता मैकेंजी को माना जाता है। यह समकालीन भारत के 30% क्षेत्रफल पर लागू की गई थी। तीस प्रतिशत क्षेत्रफल पर लागू की गई थी। इसका प्रसार क्षेत्र था, इसका विस्तार या प्रसार क्षेत्र था, लिखो, गंगा घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत, जिसमें कुछ राजस्थान का पार्ट आ गया, कुछ यूपी का आ गया, कुछ मध्य प्रदेश का आ गया, है ना, मध्य भारत, एवं पंजाब इत्यादि, एवं पंजाब इत्यादि। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या कारण था रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में ही लागू किया गया? बेटा, इसका कारण ये था कि रैयतवाड़ी एक भूमि का बहुत बड़ा बड़ा भाग व्यक्तियों को नहीं था। साउथ इंडिया में भूमि के छोटे छोटे टुकड़े थे, जबकि दक्षिण भारत में, बंगाल वगैरह में बड़े बड़े भाग थे। तो कहते हैं उन बड़े बड़े भागों पर सीधा कांटेक्ट किया गया, इससे, रैयत से, और वहां पर वह लागू की गई।
कुल मिलाकर वहां पर इसी के लिए अनुकूल परिस्थिति ब्रिटिश को लगी और उसी अनुकूल परिस्थिति के कारण उन्होंने यहां पर उसे लागू कर दिया। तो कहां कहां फैली पता चल गया। देखिए यहां महाल शब्द का अर्थ है, यहां महाल शब्द का अर्थ है महाल, ग्राम, विलेज। यहां महाल शब्द का अर्थ है ग्राम या विलेज, ग्राम या विलेज। लिखिए इसके अंतर्गत ग्राम समुदाय को, इसके अंतर्गत ग्राम समुदाय को राजस्व संग्रह करने की, राजस्व संग्रह करने की इकाई बनाया गया था। राजस्व संग्रह करने की इकाई बनाया गया था। अच्छा राजस्व यदि कहीं से इकट्ठा होगा तो कहां से होगा, गांव से होगा। गांव से इकट्ठा कौन करेगा, गांव का सरपंच और उसके साथ कुछ लोग मिलकर, और ब्रिटिशों को एक आंकड़ा दे देंगे कि हम आपको यहां से इतनी जमीन है हमारे पास, और मान लो 100 बीघा जमीन है। रामू के पास 5 बीघा है, श्यामू के पास 3 बीघा है, और किसी के पास कितनी है, किसी के पास कितनी है। ध्यान से सुनना, अब यह आंकड़ा बता दिया कि 100 बीघा जमीन है। ब्रिटिशों को हमने लिख के दे दिया कि हम आपको इसमें से 70 रुपए टैक्स वसूल करके दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कितना वसूल करके दे देंगे, 70 रुपए। और 70 रुपए हम वसूल करके देंगे तो रामू पर 5 है तो रामू पर 1 रुपया लगा दिया, इस पर 75 पैसे लगा दिए। नहीं समझे, इस प्रकार से टैक्स लगा दिया गया सब पर। और टैक्स वसूलने की जो जिम्मेदारी थी वो सरपंच और उसके साथ मिलकर कुछ लोगों की थी। तो सरपंच सबसे टैक्स वसूलेगा और किसको देगा, ब्रिटिश को देगा। यानी महाल, यानी पूरे गांव का टैक्स वसूल करके ब्रिटिशों को सौंपा गया। इसी को कहा गया महलवाड़ी। क्या कहा गया, महलवाड़ी। अब ध्यान से सुनो, अब एक बात बताओ, सरपंच तो बच्चों गांव का ही व्यक्ति होता है कि नहीं होता है। सरपंच जब श्यामू को, रामू को कहेगा कि टैक्स दो, तो रामू से कहेगा यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे दूंगा तुम्हें। सरपंच कहेगा नहीं मुझे टैक्स देना है, टैक्स दो। तो रामू सरपंच से चिढ़ जाएगा कि नहीं, श्यामू। और कई बार सरपंच भी भेदभाव करेगा, वह श्यामू से टैक्स में मोहलत दे रहा है, रामू को नहीं दे रहा है। तो इससे कहते हैं पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत में और उत्तर भारत में सामाजिक विखंडन देखने को मिला। समाज में एकता स्थापित ही नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ लोग क्या होंगे, सरपंच के खिलाफ हो जाएंगे, और कुछ लोग क्या होंगे, सरपंच के साथ हो जाएंगे। तो एकता स्थापित होगी, जानबूझकर ये किया गया। एकता स्थापित हो जाएगी तो ब्रिटिश साम्राज्य को ना उखाड़ फेंकेंगे, अरे उखाड़ फेंकेंगे नहीं। तो इसलिए जानबूझकर देखो कर व्यवस्था में भी विखंडन डाल दिया गया। लिखिए इस कर का संग्रह, कंटिन्यू करें, इस कर का संग्रह गांव का मुखिया एवं उसके सहयोगी करते थे। गांव का सरपंच या मुखिया एवं उसके सहयोगी करते थे, एवं उसके सहयोगी करते थे। करते थे कि नहीं करते थे। और कितने प्रतिशत भारत पर थी, 30%। लिख लिया। अब यहां देखो, यह है मान लो महलवाड़ी। क्या है, महलवाड़ी। महल शब्द का मतलब क्या है,
गांव, बिल्कुल सही। क्या मतलब है? गांव। गांव का टैक्स कौन वसूलेगा? मुखिया या सरपंच? सरपंच वसूलेगा अपने सहयोगी के माध्यम से। मैंने बताया, कभी समझाया रामू श्यामू का उदाहरण देकर कि इससे समाज में एकता स्थापित नहीं हो पाएगी। लिखिए, परिणाम में इसका दुष्परिणाम, इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विखंडन उत्पन्न हो गया। सामाजिक विखंडन उत्पन्न हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, जमींदारी व्यवस्था किसने शुरू की? कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी किसने शुरू की? महलवाड़ी किसने शुरू की? विलियम बेंटिंक और मैकेंजी के द्वारा, है ना? प्रतिशतता पता है? क्षेत्र पता है? क्या थी व्यवस्था ये पता है? क्या दुष्परिणाम हुए ये पता है? क्या ये जानना नहीं चाहोगे कि भारत में ब्रिटिशों की इस आर्थिक नीति ने क्या क्या समस्याएं पैदा कर दी? कृषकों पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा चलो, जम के टैक्स वसूलो, कोई दिक्कत नहीं है, वसूलो टैक्स, लेकिन उसके बदले कृषि का विकास तो कर दो। कृषि का विकास तो कर दो, प्रोडक्शन के आधार पर कर तो ले लो। लेकिन ब्रिटिश से यह भी ना हुआ। आपको पता है, ब्रिटेन में और दूसरे आक्रमणकारियों में भारत पर शासन तो दिल्ली सल्तनत में भी हुआ है, जहां इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, बड़े बड़े शासकों के नाम बता रहे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, लोधी, ये सब रहे। और विदेशी शासन तो मुगलों का भी स्थापित रहा है कि नहीं रहा है? लेकिन उन्होंने कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था को तार तार नहीं किया। ब्रिटिशों में और दूसरे आक्रमणकारियों में या भारत आने वाले दूसरे राज्यों की स्थापना करने वाले में एक मुख्य अंतर पता है आपको क्या था? एक मुख्य अंतर यह था कि ब्रिटिशों ने भारत को कभी अपना देश माना ही नहीं, और उन्होंने भारत को अपना देश माना। और वे भारत से कर वसूलने के लिए, वे भारत से कर वसूल कर भारत में ही खर्च कर देते थे, भारत में उस कर को लागू कर देते थे पहले वाले। लेकिन ये क्या करते थे? धन का निष्कासन करते थे। क्या करते थे? धन का निष्कासन। आपको पता है धन के निष्कासन का सिद्धांत क्या है? धन के निष्कासन का सिद्धांत क्या है? आप ध्यान से सुनो इसको। यह सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने एक लेख लिखा था जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जानते हो? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें पता है आपको क्या कहते हैं? धन के निष्कासन की परिभाषा जब दादा भाई नौरोजी से पूछी गई कि क्या है धन के निष्कासन की परिभाषा, तो उन्होंने एक बहुत सीधी सी परिभाषा दी। उन्होंने कहा
जब आपके देश के संसाधनों का प्रयोग दूसरे देश के लोग करते हो, इसको कहते हैं धन का निष्कासन। अरे भाई, आप मान लो आपकी कॉपी का प्रयोग कोई और कर ले, आप इतनी मेहनत से लिख रहे हो, अच्छा यहां तो कोई कर सकता है ना, तुम किसी को दे दो अपने आप। कोई तुमसे एक बार प्यार से मांगे, हेलो रामलाल, रामलाल भी नाम होता है ना, तुम्हारी कॉपी चाहिए थी, प्यार से बोल दे बस एक बार, कॉपी ये बताओ कहां मिलोगे। और अच्छा ध्यान से सुनो, और ये वहीं देने के लिए कॉपी पहुंच जाएंगे जनाब। अच्छा ठीक है, 2-4 दिन में दे देंगे आपको, और 2-4 दिन बाद ये शर्म के मारे फोन ही नहीं कर रहे हैं, अच्छा कॉपी नहीं मांग रहे हैं ये, और वो उधर से लौटा भी नहीं रहे हैं, है ना। उनको कॉपी लौटाने की क्या जरूरत है, और कॉपी लेने की कहां जरूरत है, इनको तो चाय वाय हो जाए साथ में, ये जरूरत है। लेकिन ऐसी स्थिति तो बनी नहीं। तो मान लीजिए आपके देश के संसाधनों का, ध्यान से सुनो, आपके देश के संसाधनों का प्रयोग कोई और करता हो, कोई और करता हो, तो इसको क्या कहेंगे, धन का निष्कासन। और दादा भाई नौरोजी ने कहा, ध्यान से सुन लो, 1757 के बाद, 1757 के बाद 1947 तक के टाइम पीरियड तक भारत से जो भी बाहर ले जाया गया, उसके बदले कुछ भी भारत वापस नहीं आया, जिसके कारण भारत निरंतर रूप से गरीब और ब्रिटेन निरंतर रूप से अमीर होता चला गया। इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और आपको बताएं, और आपको एक बात बताते हैं, ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु वाज इलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। वह पहला सदस्य था जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या किया गया था, चुना गया था। और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार स्वराज की मांग की थी, पता है क्या, 1906 में, पता है। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत लिखना चाहोगे? जल्दी से लिखो 4-5 लाइन में। धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने 1867 में धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपने निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अपने निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार, या नौरोजी के अनुसार, धन के निष्कासन का अर्थ है कि, अर्थ है कि जब आपके देश
या अपने देश के आर्थिक संसाधनों का अपने देश के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कोई अन्य देश करे तो यह धन का निष्कासन है। तो यह धन का निष्कासन है। तो यह धन का निष्कासन है। नौरोजी के अनुसार नौरोजी के अनुसार 1757 से 1947 के मध्य नौरोजी के अनुसार 1757 से 1947 के मध्य भारत से ब्रिटिशों ने जो भी लूटा उसके बदले कुछ भी वापस नहीं लौटाया गया। उसके बदले कुछ भी वापस नहीं लौटाया गया। तो उसके बदले कुछ भी वापस नहीं लौटाया गया। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये धन का निष्कासन है कि नहीं है? जो भी लूट कर ले गए उसके बदले कुछ भी नहीं लौटाया। तो ये दादा भाई नौरोजी का है। एक पॉइंट और लिख लो, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। देखिए, दादा भाई नौरोजी को एक पॉइंट और लिखो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा गया। और कल पूछा गया वयोवृद्ध महिला पेपर में, और उसका है भीखाजी कामा, है ना, भीखाजी कामा। और यही भारतीय क्रांति की माता भी कहते हैं इन्हें, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहकर पूछा था, कल ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहकर पूछा है क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे। इससे पहले क्या पूछा था? हाँ, इससे पहले मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कह के पूछा जाता था तो भीखाजी कामा होता था। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। लेकिन कल पूछा है ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे? भीखाजी कामा। भीखाजी कामा ये थी। क्लियर हुआ? तो ये समझ में आ गया? अच्छा, आप ध्यान से सुनो। तो बताओ, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, भू राजस्व व्यवस्था के क्या क्या प्रभाव हुए, पहले सुन लो। भू राजस्व व्यवस्था और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का भारत में क्या प्रभाव हुआ भाई, इसको भी तो जान लो। कृषक समुदाय पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा कि नहीं? अब वो क्या कर रहा है? कमर्शियल फसलें उगा रहा है।
और साथ में टैक्स भी ज्यादा दे रहा है। गरीबी में वृद्धि हुई कि नहीं? अरे बताओ, गरीबी में वृद्धि हुई कि नहीं? ग्रामीण उद्योगों का पतन हुआ कि नहीं? भारतीय हथकरघा उद्योगों का पतन हुआ कि नहीं? अनौद्योगिकरण हुआ कि नहीं? यानी औद्योगिकरण का खात्मा, अनौद्योगिकरण। विदेशी पूंजी का प्रवाह एवं भारत में आधुनिक उद्योगों का उदय हुआ कि नहीं? बेरोजगारी में वृद्धि हुई कि नहीं? और भारत की व्यापारिक संरचना में बदलाव हुआ कि नहीं? भाई पहले व्यापार होता था भारत का देशों में, दूसरे देशों में, लेकिन अब स्थिति क्या हो गई? उसे बंद कर दिया गया। और अकाल पड़े कि नहीं? अरे अकाल पड़े कि नहीं? अकाल पड़े बड़े लेवल पर। यह प्रभाव ऐसे कैसे ही नोट कर दो, भू राजस्व व्यवस्था के प्रभाव। टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बैठो, उत्तर देते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि सर ब्रिटिशों ने भारत में विकास कार्य भी तो किए हैं, है ना, जिनका फायदा हमें अंततः मिला। तो बेटा पहली बात तो ये कि भारत में ब्रिटिशों ने जो विकास कार्य किए वो आपके लिए नहीं किए, है ना। कार्ल मार्क्स के अनुसार ये बात अलग है कि आपको उनका फायदा हो गया, है ना, इस बात में कोई दो राय नहीं। ये बहुत बड़ी बहस का मुद्दा होता है क्लासेज में, आईएएस की क्लासेज में भी, कि बच्चे पूछते हैं कि क्या सर बिल्कुल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या केवल बिल्कुल नकारात्मक ही काम किए, क्या हम उसका कोई भी सकारात्मक काम ना ले? तो बच्चों मैं उत्तर में पता है क्या कहता हूं? मैं उत्तर में कहता हूं निसंदेह भारत में ब्रिटिशों के कुछ योगदान रहे, जैसे लोकतंत्र की स्थापना है, जैसे लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ ही जैसे ब्रिटिशों ने भारत में विकास कार्य किए, रेलवे, डाक तार, संचार, है ना, बैंकिंग, ये सारी व्यवस्थाओं को जन्म दिया। निसंदेह ये सही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी उन्होंने ये आपको ध्यान में रखकर नहीं किया था। हाँ, वे अपने प्रशासन को सुगम बनाना चाहते थे बेटा, फायदा आपको भी मिल गया। कार्ल मार्क्स ने तो कहा ही कि ब्रिटिश इस गुमान में ना रहे कि रेल चलाकर वह भारत के विकास को अवरुद्ध कर देगा, बल्कि इससे तो विकास और तेज हो जाएगा। और भले ही वे माने कि ये हमारे अपने फायदे के लिए चला रहे हम, लेकिन आखिरकार यही भारत के विकास के लिए अग्रदूत बन जाएगी। बात समझ में आई? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। हो गया? आपने कुछ जल्दी नहीं कर लिया? बताओ, कृषक समुदाय पर प्रभाव पड़ा कि नहीं? गरीबी में वृद्धि हुई कि नहीं? ग्रामीण उद्योगों का पतन हुआ कि नहीं? भारतीय हथकरघा उद्योगों का विनाश हुआ कि नहीं? अनौद्योगिकरण हुआ कि नहीं? विदेशी पूंजी का प्रवाह भारत में, विदेशी पूंजी का प्रवाह विदेशों में, विदेशी पूंजी का प्रवाह एवं भारत में आधुनिक उद्योगों का उदय भी इसका एक प्रभाव हुआ। अच्छा बच्चों, कुछ उद्योग भी उदित हुए भारत में, है ना। मैंने बताया ना, केवल दुष्परिणाम ही नहीं थे बेटा। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया अरुणा आसफ अली को कहा जाता है, ये बच्ची ने पूछा है क्वेश्चन, बेटा भीखाजी कामा को कहा जाता है। इसको कहा जाता है भीखाजी कामा को, अरुणा आसफ अली को नहीं कहा जाता, क्योंकि अरुणा आसफ अली ने भीखाजी कामा की तरह विदेशों में भी, ध्यान से सुनो, विदेशों में भी अपने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया।
जो कि भिकाजी कामा ने किया। आपको पता है स्टुटगर्ट में उन्होंने झंडा फहराया था, पता है आपको? तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, और तो इसलिए भिकाजी कामा ही यहां पर उत्तर होगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी खोलकर विस्तार से बताया था कि इससे पहले इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था मदर, क्या करके पूछा गया था? मदर। लेकिन अब की बार क्वेश्चन पूछा गया है ग्रैंड मदर। क्या पूछा गया है? ग्रैंड मदर कह के पूछा गया। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए कितने प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी भारत में? 3। पहली, दूसरी रैयतवाड़ी, और तीसरी महलवाड़ी। तीनों को समझ लिया? तीनों दिमाग में आ गई? हेडिंग लगाओ 1857 की क्रांति। क्या लगाओगे? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अठारह सौ सत्तावन की जो क्रांति है, अब आप एक ऐसे टॉपिक पर पहुंच गए हो जहां से अब क्रांतियां ही क्रांतियां शुरू होगी। क्या शुरू होगी? अठारह सौ सत्तावन की क्रांति भारत में, ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र और उसकी नीतियों का परिणाम थी। ब्रिटिश शासन के चरित्र और उसकी नीतियों का परिणाम थी। सहमत हो क्या मेरी बात से? 1757 से 1857 के मध्य 100 साल के दौर में आपने देखा ब्रिटिशों ने भारत को किस प्रकार जीता। इसमें उसने ब्रिटिशों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई, राजनीतिक रूप से हानि पहुंचाई, सामाजिक रूप से हस्तक्षेप किया, धार्मिक रूप से हस्तक्षेप किया, और समाज के सारे वर्गों को अपने खिलाफ क्रोधित कर लिया। 100 साल के दौर में 100 साल तक तुम्हें कोई दबाता रहे तो तुम क्या प्रतिक्रिया नहीं करोगे? बस यही प्रतिक्रिया थी 1857 की क्रांति। भारतीयों के द्वारा शोषणकारी नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया थी 1857 की क्रांति। देखिए ये टाइम पीरियड है 1757 से 1857, कितना? 100 साल। और राजनीतिक प्रभाव जीता राज्यों को अलग अलग तरीके से। सामाजिक प्रभाव, भारत के सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया, सती प्रथा को बैन कर दिया। अब तुम कहोगे सर बढ़िया ही तो किया। अरे भाई, जब आपकी परंपरा हो और जिसे आप जीते आ रहे हो, जिसे आप जीते आ रहे हो और उसको तुरंत कोई बंद कर दे, तो भले ही वह बुराई क्यों ना हो, लेकिन आपको अखरेगी। अच्छा, हमारी इतनी बढ़िया परंपरा बंद कर दी। सती होती थी पत्नी हमारे साथ, अब हमारी पत्नी हमारे साथ सती नहीं हो पा रही है। ये भाई साहब किसी काम का नहीं है, ये शराबी है, कबाबी है।
ये निकम्मा है, लेकिन फिर भी ये चाहता है सती हो। अच्छा, सती के कुछ उदाहरण तो ऐसे मिलते थे, एक राजा जिसकी उम्र 80 साल मान लो, उसकी 4 रानियां, एक 40 की, एक 35 की, एक 30 की, एक 25 की। अब एक बात बताओ, इस भाई साहब के पैर कब्र में है कि नहीं है? अच्छा, इनकी धड़कन 24 घंटे बढ़ी रहती थी, ये भाई साहब पता नहीं कब निकल ले और हम फ्री में शहीद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति बनती थी। अब सती प्रथा को प्रतिबंधित करना ब्रिटिशों का अच्छा कदम था। धार्मिक निर्योग्यता का कानून, विधवा पुनर्विवाह पर रोक जो थी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना दिया ईश्वरचंद विद्यासागर की सहायता से। और जब ईश्वरचंद विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करवाया तो कहते इसका भी विरोध हुआ, क्योंकि विधवाओं को बहुत अपमानपूर्ण जीवन जीना पड़ता था, उनके बाल मुंडवा दिए जाते थे। एक मूवी तो है वॉटर करके एक मूवी है, और उसमें ये सब दिखाया गया। और कहते हैं उसे जमीन पर सोना पड़ता था और सफेद कपड़ों में वह रहती थी, और कोई विवाह, अब उसके जीवन में कोई उमंग नहीं है। धार्मिक निर्योग्यता का कानून देख लो। धार्मिक निर्योग्यता के कानून में यह कहा गया कि यदि कोई भी भारतीय अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसे पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। पिता उसे प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता। ये भारतीयों का खून खुलाएंगे कि नहीं खुलाएंगे? अरे खुलाएंगे कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं इस स्थिति ने सामाजिक प्रभाव और धार्मिक प्रभाव भी हुआ। क्या हुआ? धार्मिक प्रभाव क्या हुआ? ईसाई मिशनरी भारत में प्रवेश कर गए और जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने लगे, तो यह भी प्रभाव हुआ। और आर्थिक प्रभाव तो अभी अभी देखा आप लोगों ने, आर्थिक प्रभाव कितना भयंकर था, देखा? अरे हमें लगातार लूटा। एक इतिहासकार से पूछा गया, अभी 2-3 साल पहले एक ब्रिटिश इतिहासकार की कोई बुक पब्लिश हुई है, उसमें बताया गया कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 3000 लाख करोड़ की लूट हुई है। अनुमान लगाते रहो, थक जाओगे। 3000 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ऐसे ही 3000 लाख करोड़। बिलीव करोगे? इतनी लूट भारत से मचाई गई है। इसका मतलब सीधा और साफ है। अब एक बात बताओ, क्या इसके खिलाफ भारतीय प्रतिक्रिया देंगे? अरे देंगे कि नहीं देंगे? और बस यही प्रतिक्रिया तो 1857 की क्रांति थी। क्या थी? यही प्रतिक्रिया तो 1857 की क्रांति थी। अब देखो यहां पर 1857 की क्रांति को कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से देखेंगे। 1857 की क्रांति और कितने हेडिंग के द्वारा हम इसे समझेंगे। पहली बात, क्रांति के कारण। क्रांति के सबसे पहले हम समझेंगे भूमिका, जैसा कि समझते हो, फिर उसके बाद समझेंगे क्रांति के कारण। तो क्रांति के आखिरकार क्या कारण रहे? आखिरकार 1857 की क्रांति हुई क्यों? दूसरा, क्रांति का आरंभ। क्रांति का आरंभ, क्रांति आरंभ कैसे हुई? क्रांति आरंभ कैसे हुई? क्रांति का विस्तार। क्रांति का विस्तार, क्रांति का विस्तार कैसे हुआ, कैसे फैली?
दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहेब, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, बिहार जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह, और मथुरा से देवी सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, न जाने कितने आंदोलन के नेता क्रांति में कूद पड़े। यानी इस क्रांति के नेता क्रांति में। तो क्रांति का विस्तार कैसे हुआ हम एक एक करके समझाएंगे। अब यहां देखो ध्यान से, और क्रांति का विस्तार भी हो गया लेकिन क्रांति हो गई असफल। तो क्रांति के असफलता के कारण, क्रांति के असफलता के कारण क्रांति असफल हो गई। और क्रांति का परिणाम, क्रांति का परिणाम और क्रांति की प्रकृति सैनिक विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था, या फिर सामंतों का विद्रोह था। बस केवल क्रांति की प्रकृति, क्रांति की प्रकृति। और महत्वपूर्ण पुस्तकें जो क्रांति पर लिखी गई है, महत्वपूर्ण पुस्तकें जो क्रांति पर लिखी गई है। इतने हेडिंग के द्वारा हम 1857 की क्रांति को समझने जा रहे हैं। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे क्या? जल्दी बनाओ। बना लिया? पहला है भूमिका, फिर है क्रांति के कारण, फिर है क्रांति का आरंभ, फिर है क्रांति का विस्तार, फिर है क्रांति की असफलता के कारण, फिर है क्रांति का परिणाम, क्रांति की प्रकृति और महत्वपूर्ण पुस्तकें। इतने हेडिंग्स के द्वारा हम 1857 की क्रांति को समझने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? नीचे कूद जाए? अच्छा, बीपीएससी बाद। ये देखो कितने स्वार्थी लोग बैठे हुए हैं। मतलब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप नीचे कूद जाओ, कहीं चले जाओ, बट बीपीएससी के बाद है ना, ऐसा नहीं है। चलो तो फिर ठीक है, लिखें? लिखना कुछ नहीं है, अभी समझो, है ना, और समझो। ये है विद्रोह के कारण। फिर पहले भूमिका में हम 2 पॉइंट लिखेंगे। भूमिका में बस हम इतना लिखेंगे कि 1857 की क्रांति वास्तव में भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र और उसकी नीतियों का परिणाम थी। और 1857 की क्रांति 100 साल के दौरान ब्रिटिशों के द्वारा किए गए शोषण की भारतीय प्रतिक्रिया थी। बात समझ में आई? तो ये 2 पॉइंट लिख के फिर हम आएंगे क्रांति के कारणों पर। देखो ये क्या है, विद्रोह के कारण। ये दिख नहीं रहे होंगे? दिख रहे हैं? देखो, पहला है राजनीतिक कारण, फिर है सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, एक कारण और है सैन्य कारण। क्या है? अच्छा, राजनीतिक कारणों में डलहौजी की नीति आएगी? डलहौजी की राज्य हड़प की नीति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। डलहौजी की राज्य हड़प की जो नीति है, यह मुख्य रूप से कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी 1857 की क्रांति में। करेगी? तो इसलिए
1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण देखे तो कई सारे राजनीतिक कारण रहे। पहला राजनीतिक कारण यही था कि लॉर्ड डलहौजी जब भारत आया तो उसने राज्य हड़प की नीति से सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी इत्यादि राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। और उसने मुगल बादशाह को कहा लाल किला छोड़कर निकल जाओ। एक बच्चे ने पूछा है कि मैं बहुत आशा के साथ आपसे निवेदन कर रही हूं कि 1857 से 1947 तक के कालखंड को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ में दिखाने का प्रयास करें। कोई दिक्कत नहीं, दिखा देंगे बेटा। और क्योंकि इस कालखंड में प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी अधिक क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के बाद मैंने बताया हिस्ट्री का एक अलग पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और आपको मैंने उस दिन एनालिसिस भी दिखाया था। आपको पता है यदि मान लीजिए 30 क्वेश्चन आए तो 15 क्वेश्चन केवल और केवल स्वतंत्रता के आंदोलन से आते हैं। किससे आते हैं? स्वतंत्रता के आंदोलन से आते हैं 15 क्वेश्चन। आप सोच के देखो, इसका मतलब समझ गए तो कितना महत्वपूर्ण है वो। यदि पूरी हिस्ट्री से 30 प्रश्न तो 15 तो अकेले राष्ट्रीय आंदोलन से ही है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, ग्राफ से दिखाएंगे आपको। मुगल बादशाह को डलहौजी ने कहा, मुगल बादशाह को डलहौजी ने कहा कि लाल किला छोड़कर निकल जाइए। लाल किला छोड़कर निकल जाइए। और लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में जाके रहिए। अच्छा एक बात बताओ, भारत में मुगल कितने वर्षों से शासन कर रहे हैं? पिछले 300 सालों से। मुगल शासक का अपमान भारतीय जनता को अपना अपमान लगेगा कि नहीं लगेगा? और विद्रोह की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, विद्रोह की स्थिति बनेगी। और अवध का अधिग्रहण किस आधार पर कर लिया? कुशासन का आरोप लगाकर। अवध की जनता क्रोधित होगी कि नहीं होगी? और दत्तक पुत्र बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन छीन ली। उनको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? त्रावणकोर के राजा की उपाधि छीन ली। उनको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? डलहौजी ने आग लगा दी, आग, वातावरण में आग लगा दी, जिसके कारण 1857 की क्रांति मुख्य रूप से फैल गई। और यहां देखो उपाधियों का अंत कर दिया। उसने कहा कि अब कोई राजा वगैरह की उपाधि नहीं लेगा, यहां से बंद होता है। अब तुम कहोगे सर अच्छा ही था ये तो, है ना, उपाधियों का अंत हो गया। लेकिन उस समय के राजाओं को क्या लगा होगा? अरे भाई इतनी बड़ी बड़ी उपाधि लेते थे वो लोग, उन लोगों को तो लगा होगा कि हमारा तो सब कुछ छीन लिया। तो इसलिए ये सब राजनीतिक कारण थे जो डलहौजी की नीतियों के कारण उत्पन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? तो राजनीतिक कारण थे ये। हम एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे, फिर एक एक कारण पर आएंगे। ठीक है, अभी समय बाकी है। अठारह सौ 57 की क्रांति लिखो। भूमिका क्या लिखेंगे? भूमिका। भूमिका में लिखिए 1857 की क्रांति। एक ऑनलाइन वाला बच्चा बोल रहा है सर 2 बजे तक पढ़ाइए, आज पढ़ा दे। अठारह सौ 57 की क्रांति भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र
1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र और उसकी नीतियों का परिणाम थी। और उसकी नीतियों का परिणाम थी। और उसकी नीतियों का परिणाम थी। ठीक है, नहीं थी? लिखिए, 1757 से 1857 के बीच से 1857 के बीच 100 साल के काल में ब्रिटिशों ने भारतीयों को लगभग हर क्षेत्र में प्रभावित किया। लगभग हर क्षेत्र में प्रभावित किया। अतः यह क्रांति वास्तव में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया थी। भारतीय प्रतिक्रिया थी। क्या थी? भारतीय प्रतिक्रिया थी। हेडिंग लगाओ, क्रांति के कारण। क्रांति के कारण। क्रांति के कारण। राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण। बात नहीं करेंगे। सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारणों के बारे में पता है? चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस ही क्या था? वास्तव में तात्कालिक कारण था। चर्बी लगे कारतूस जॉन बेंजामिन डिजरायली, एक लेखक है बेंजामिन डिजरायली, उस समय ये सांसद हुआ करते थे। बेंजामिन डिजरायली कहता है कि चर्बी लगे कारतूसों से साम्राज्य नहीं बदलते और साम्राज्य को बदलने वाले विद्रोह नहीं होते। चर्बी लगे कारतूसों से यह संभव नहीं होता। क्रांति के कारण तो कुछ और ही थे। आग पहले से सुलग रही थी, धीमे धीमे, अंदर ही अंदर। फिर उसे एक चिंगारी मिली।
और शोला बनकर उभर गई। यह बात तय है, यह बात मानी जाएगी कि वास्तव में चर्बी लगे कारतूस भी क्रांति का एक तात्कालिक कारण ही सही, लेकिन कारण तो था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। परंतु वह वास्तविक कारण वही था, यह मान सकते हो आप? नहीं। अरे क्रोध तो पिछले 100 सालों से चल रहा था। कितने सालों से? 100 सालों से चल रहा था, और हर पैमाने पर और हर क्षेत्र में ब्रिटिशों ने भारतीयों को क्या किया था? प्रभावित किया था, जिसके कारण वास्तव में क्रांति हुई। हेडिंग लगाइए, राजनीतिक कारण। जय हिंद।